अपेरेंट डेप्थ जो है ये एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपने देखा होगा कभी कभी कि एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, ग्लास के बॉटम में कोई कॉइन रखा है, तो ऊपर से देखने पर कॉइन जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, वेयर इट शुड नॉट बी। अपनी ओरिजिनल डेप्थ से उसकी जो डेप्थ है हमें कम दिखती है। तो वही हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं कि कितनी जो उसकी डेप्थ है चेंज हो जाती है, उसकी ओरिजिनल डेप्थ से कितना डेप्थ हमको जो है वो दिखता है। तो मैंने मान लिया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस लिक्विड से भरा हुआ टैंक के बॉटम पे रखा हुआ है। लिक्विड के कॉलम की जो हाइट है वो d के बराबर है, और d को आप कह सकते हैं कि d इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ है। सो d इज द रियल डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, रियल डेप्थ। अब ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में से ढेर सारी इनफाइनाइट जो लाइट रेज हैं वो निकलती हैं। तो ये लाइट रेज जब यहां से निकलती हैं तो आपके पास ये जो आपके पास सबसे टॉप मोस्ट सरफेस है इसका, ये करता है एक बाउंड्री का काम करता है। ये क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है, बाउंड्री का काम करता है, बिकॉज ये जो लाइन है ये लिक्विड को और एयर को सेपरेट कर रही है। तो ये आपका इंटरफेस है साहब, इंटरफेस। यहां पर होने वाली है बेंडिंग, यहां पर होगी बेंडिंग, बेंड जो है यहां पर होने वाली है लाइट। तो भाई यहां से मैंने मान लिया कि लाइट रे निकल रही है लाइक दिस। लाइट रे यहां से एक लाइट रे निकली इस तरीके से, ये लाइट रे यहां से निकली साहब। अब लाइट इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हो रही है, तो इस पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल बना देता हूं लाइक दिस। ये नॉर्मल है, सही से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा नॉर्मल बनाते हैं। ये रहा साहब आपका नॉर्मल, ठीक, ये रहा नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ मैंने मान लिया ये एंगल बनाती है आई के बराबर। इसको येलो से कर देते हैं कि आई के बराबर एंगल ये बना रही है। ये मीडियम डेंसर है लिक्विड एयर से, तो हम जानते हैं कि डेंसर से रेयर और मीडियम में जब लाइट जाती है तो नॉर्मल से अवे डायरेक्शन में बेंड होती है। तो ये बेंड होने वाली है भैया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है आपको बेंड होती हुई दिखेगी। तो लाइट रे आई ऐसे इस रास्ते आई और इस रास्ते जो है वो बेंड हो चुकी है, और एंगल जो नॉर्मल से बेंडिंग लाइट बना रही है वो एंगल कहलाएगा आर के बराबर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कहलाएगा, ठीक। उसके बाद एक लाइट रे मान लीजिए जो बिल्कुल सीधी जाती है, एक लाइट रे बिल्कुल सीधी जाती है लाइक दिस। इस तरीके से लाइट रे जा रही है यहां पर, और इस पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल भी इसी तरीके से आता है, इसी डायरेक्शन में नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। ये लाइट इस लाइन से 0 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि ये वाली लाइट जो बिल्कुल सीधी जा रही है इस नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो वो रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, बेंडेड लाइट है, वो भी 0 डिग्री एंगल ही बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं स्नेल्स लॉ से दैट म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर, ये होता है। तो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 के बराबर है तो मैं कह सकता हूं आर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। इसका मतलब लाइट जो है वो सीधी निकल जाएगी कुछ इस तरीके से, रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, और यदि एंगल पर जाएगी तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम जानते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इमेज कहलाता है। तो भाई एक रिफ्रैक्टेड लाइट जो है, लाइट रे इस तरीके से है, एक रिफ्रैक्टेड लाइट रे इस तरीके से है। इन दोनों को यदि हम कर दें, इंटरसेक्ट करवा दें, इसको इंटरसेक्ट करवा दें, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बनता है आपका इमेज। ये है साहब आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ बन रही है आपकी इमेज। इमेज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अब कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां पर है, कोई ऑब्जर्वर यदि यहां पर है और वो देखता है, तो उसको जो लाइट रे उसकी आंखों में पड़ रही हैं वो कौन सी लाइट रे हैं, जो यहां से बाहर जा रही हैं, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज उसकी आंखों में घुस रही हैं, तो उसको जो इमेज दिखेगी वही उसको दिखेगा, उसको तो इमेज दिखेगा, उसको दिखेगा इमेज। तो उसको ऐसा लगता है यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो बॉटम पे नहीं है, वो यहाँ पे है, उठा हुआ है,
ऊपर की तरफ है, बहुत ज़्यादा पास है मेरे, बहुत ज़्यादा इस सरफेस के पास में आ चुका है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये वाली जो डेप्थ है इसकी सरफेस से, वाटर की सरफेस से लिक्विड की सरफेस से यहाँ तक की जो डेप्थ है इसे कहते हैं हम अपेरेंट डेप्थ कहते हैं। इसको डी डैश आप कह सकते हैं। अब हमें डी डैश और डी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। ये तो समझ ही गए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि लाइट रे सीधी कैसे निकल गई। ठीक है, अब हम स्टैब्लिश करते हैं रिलेशन डी और डी डैश के बीच में। तो यहाँ पे देखिए कि ये एंगल यदि आर के बराबर है, ये एंगल यदि आर के बराबर है तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक, और ये एंगल यदि आई के बराबर है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, आई के बराबर आपको दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल्स बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एक ट्राइंगल है ये वाला, जहाँ पे ये एंगल आर है, ये वाली जो डिस्टेंस है डी डैश है, और एक दूसरा ट्राइंगल बना लेता हूँ जो कुछ इस तरीके से है। ये एंगल है आई, ये डिस्टेंस है डी, और ये डिस्टेंस का पता नहीं। देखिए कौन कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं। एक ट्राइंगल है ये वाला और एक ट्राइंगल है ये वाला। ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे हमने लिए हैं। ये वाली साइड जो है वो डी के बराबर है, ये डी डैश के बराबर है। ये वाली साइड मैंने मान ली एक्स के बराबर है, ये वाली साइड भी एक्स के बराबर होगी, बिकॉज ये तो मैंने एक्स मान लिया इसको। तो यहाँ पे मैं tan थीटा लिख सकता हूँ इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में लिख सकता हूँ मैं tan i इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट इज x अपॉन d। मैं इस ट्राइंगल में लिख सकता हूँ tan r इज इक्वल टू, tan r को लिख सकता हूँ x अपॉन d डैश। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, मैं इस इंटरफेस पर लगा सकता हूँ स्नेल्स लॉ, इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं बेसिकली। आपके पास एक इक्वेशन है tan i इज इक्वल टू, tan i इज इक्वल्स टू x अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 1। आपके पास है tan r इज इक्वल टू x अपॉन डी डैश। इक्वेशन नंबर 2। और आपके पास तीसरी इक्वेशन है म्यू इंटू साइन i इज इक्वल टू 1 इंटू साइन r। इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यदि यहाँ पे कह देता हूँ यदि I और R ये दोनों एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इफ एंगल I एंड एंगल R आर वेरी वेरी स्मॉल, यदि बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो क्या होगा। अब इस बात का मतलब क्या है कि दोनों एंगल बहुत छोटे हैं। अब देखिए I और R यदि बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, यदि ऑब्जर्वर जो है ये वाला जो पॉइंट है यदि और पास में आ जाए, ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यदि बहुत ज़्यादा पास यहाँ पे आ गया तो ये दोनों एंगल R जो हैं और I जो हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए हमने यहाँ पे दो रेज मानी थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक लाइन तो ऐसे चली गई थी। मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यदि ये नॉर्मल के इस वाले पॉइंट के मिड पॉइंट के बिल्कुल पास में आ जाए, या फिर कहें कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो नॉर्मल के बिल्कुल सीध में, इस लाइन की बिल्कुल सीध में हो, बिल्कुल आसपास हो, नॉर्मल व्यू हो, ऐसे ऊपर से देखे, ऐसे साइड से ना देखे। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में मैं बिल्कुल डायरेक्टली अब फ्रॉम द अबव जो है झांक रहा हूँ, रादर देन ऐसे और ऐसे झांकने की बजाय मैं बिल्कुल सीधे झांक रहा हूँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे बनने वाले हैं। या लिख सकते हैं और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस कह सकते हैं या नॉर्मल व्यू कह सकते हैं इसको, तो एंगल आई और आर जो है बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई, इसको लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप r को भी लिख सकते हैं, cos r कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज r, अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज 10r, इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे साइन i को 10i लिख दूंगा, साइन r को 10r लिख दूंगा और वो वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से म्यू इंटू साइन i, साइन i को 10i लिखूंगा
इज इक्वल टू 1 इंटू 10r। तो 10i को आप लिख सकते हैं, यहां से 10i को लिख सकते हैं x अपॉन डी, यहां से हो जाएगा x अपॉन डी, हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स अपॉन डी डैश। तो यहां से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा d डैश इज इक्वल टू डी बाय म्यू, डी डैश इज इक्वल टू डी बाय म्यू। तो यहां से रिजल्ट आपको मिल जाता है, इसको आप याद रख सकते हैं। डी डैश का मतलब क्या है, अपेरेंट डेप्थ है, डी का मतलब है रियल डेप्थ, और म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, यदि वो एयर में रखा है तो फॉर्मूला याद रख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो जब एक लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, स्ट्रिक्टली ये बात याद रखें, स्ट्रिक्टली कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जो लाइट रे जाएगी उसी के साथ ये फिनोमेना होने वाला है। तो जब एक लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिलता है, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिलता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग लाइट जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है नॉर्मल से। रिफ्लेक्शन के दौरान वो 90 डिग्री एंगल बनाती है नॉर्मल से, और इसका मतलब क्या हुआ इस बात का कि एक एंगल ऐसा हमें मिलता है देखने को कि उस एंगल पर आते ही जो लाइट है, सॉरी एंगल यहां से मेजर करेंगे नॉर्मल से, उस पर्टिकुलर एंगल पर जो लाइट है नॉर्मल से 90 डिग्री बनाती है, कुछ इस तरीके से चली जाती है। इस तरीके से जो लाइट है चली जाती है, ग्रेज करते हुए चली जाती है। इसको कह सकते हैं कि एक ग्रेजिंग लाइट जो है ग्रेज करती हुई छू के निकल जाती है। उस पर्टिकुलर एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू c के बराबर हो जाती है, उस एंगल की वैल्यू i की वैल्यू c के बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि लाइट जो है वो ग्रेज करके निकल जाती है, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल वो बनाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, when light ray moving from या going from a denser medium to rarer medium, then at a particular angle of incidence, particular angle of incidence जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होती है और एंगल बनाती है 90 डिग्री विद द नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रिफ्रैक्टेड लाइट रे makes 90 डिग्री विद द नॉर्मल के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल C उसे कहा जाता है। अब हम स्नेल्स लॉ की मदद से वो क्रिटिकल एंगल निकाल भी सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डेंसर, यहाँ पे जो रेयरर मीडियम है मैंने मान लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू रेयरर। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि डेंसर से जा रही है रेयरर में, तो म्यू डेंसर इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन C इज इक्वल टू म्यू रेयरर इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल से एंगल मेजर करेंगे तो 90 डिग्री आपको मिलेगा, तो यहां मिलेगा आपको साइन 90। तो आपको यहां मिल जाता है साइन C इज इक्वल टू म्यू, यहां पे रेयरर है कि डेंसर नीचे चला जाएगा, तो आपको मिलेगा म्यू रेयरर डिवाइडेड बाय म्यू डेंसर। ये आपको देखने को मिलेगा, ये साइन C की वैल्यू है, और यहां से C की वैल्यू निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयरर डिवाइडेड बाय म्यू डेंसर। इसके बराबर हमें मिलता है C क्रिटिकल एंगल। क्या है
क्रिटिकल एंगल। अब एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो इस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड होता है। तो यहां पे हम लिखते हैं when angle of incidence is greater than critical angle, when angle of incidence is greater than critical angle C, जब I की वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है भैया कि ये मान लीजिए आपके पास एक इंटरफेस है और लाइट जो है क्रिटिकल एंगल पर आ रही है कुछ इस तरीके से, ये क्रिटिकल एंगल पर आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और ये जा रही है ग्रेज होती हुई। तो यदि एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसका मतलब लाइट ऐसे आ रही है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होता है सुनिए यहां पे, देन लाइट reflects at the interface reflects at the interface, and this phenomena is called total internal reflection. This phenomena is called total internal reflection. यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस उसी मीडियम में आ जाती है, और हम जानते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों समान होते हैं। तो यदि ये एंगल आई डैश के बराबर है, आई डैश ग्रेटर देन सी, तो ये नॉर्मल से एंगल ये वाला भी क्या होगा, आई डैश के बराबर होगा। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है, लाइट वापस उसी मीडियम में लौट आती है। इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, वो BSNL फाइबर, तो वो सब जो है फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं। उसमें एक वायर होता है और वायर का जो क्रिटिकल एंगल है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि हमेशा लाइट जो है जो उसके अंदर से सिग्नल की फॉर्म में जा रही है वो हमेशा TIR करे। TIR करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि बार बार रिफ्लेक्ट होगी और इस तरीके से सिग्नल को भेजा जाता है। ठीक, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से। क्या कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, TIR की, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो और दूसरी बात यह है कि डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए लाइट। दो कंडीशन हो गई हैं, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए लाइट और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं इसमें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है इमर्ज बैच जो कि 11th क्लास के लिए यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना, तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में।
ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।